कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री में नया पाठ द्रव की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति पाठ को पढ़ेंगे यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसके बाद कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री में एक नया पाठ मेटालर्जी की शुरुआत कर देंगे और फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के रासायनिक विज्ञान का 5वां अध्याय द्रव्य की अवस्थाएं शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आइए देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंतराण्विक बलों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का परिचय। अभी तक हमने रासायनिक विज्ञान में जितनी भी चीज़ें देखी थी वह द्रव्य की केमिकल प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई थी। इस पाठ में हम द्रव्य की भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन की दर उसकी भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट पर निर्भर करती है। इस पाठ में हम द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, विशेषतः द्रव और गैस यानी कि लिक्विड और गैस। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन से ऐसे बल हैं जो इन द्रव्यों को आपस में जोड़े रखते हैं। उन बलों को हम अंतराण्विक बल कहते हैं। ये विशेषतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला बल है लंदन बल, दूसरा बल है द्विध्रुव बल, तीसरा बल है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल और चौथा बल है हाइड्रोजन आवंत। इन चारों बलों को वैन डर वाल बल भी कहा जाता है और ये चारों के चारों बल आकर्षण बल होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लंदन बल की। आप अपनी स्क्रीन पर 2 परमाणु देख रहे होंगे, परमाणु ए और परमाणु बी। परमाणु ए और परमाणु बी में इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र का सम्मिलित द्वितीरण है। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो सिमेट्रिकल है। परमाणु ए तथा परमाणु बी के अस्थायी द्विध्रुव यानी कि टेम्पररी डाइपोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार का द्विध्रुव प्रेरित अणुओं में भी उत्पन्न किया जा सकता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा चित्र के साथ कि ये टेम्पररी डाइपोल कैसे बनता है और ये कैसे दूसरे परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है। उससे पहले लंदन बल के बारे में 1-2 बातें और जान लेते हैं। इस बल का अन्य नाम प्रकीर्णन बल है। प्रकीर्णन बल को अंग्रेजी में डिस्पर्शन फोर्स कहा जाता है। यह एक आकर्षण बल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी वैन डर वाल बल होते हैं वो सारे आकर्षण बल होते हैं। तो अब जानते हैं कि ये लंदन बल कैसे लगता है और ये टेम्पररी डाइपोल कैसे बनता है। आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो परमाणु ए है उसमें डाइपोल बन गया। और वो डाइपोल क्यों बना? उसका कारण ये है कि परमाणु ए में कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हुआ जिसके कारण जो उसका इलेक्ट्रॉन था वो अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया और हटने के कारण वहाँ पर एक डाइपोल बन गया। अब परमाणु ए में डाइपोल बन गया तो उसके कारण क्या होगा, जो दूसरा परमाणु बी वहाँ पर रखा हुआ है उसमें भी एक डाइपोल प्रेरित हो जाएगा और डाइपोल प्रेरित होने के कारण दोनों में अब डाइपोल बन गया। अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे यानी कि उनके बीच में एक आकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा और इसी बल को हम कहते हैं लंदन बल। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे द्विध्रुव बल की, जिसे हम अंग्रेजी में डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य द्विध्रुव बल कार्य करते हैं।
जैसा कि हमने पहले देखा था लंदन बल में, इसमें क्या होता है, अस्थायी द्विध्रुव होते हैं यानी कि टेम्पररी डाइपोल होते हैं, लेकिन द्विध्रुव बल में परमानेंट डाइपोल होते हैं। अब परमानेंट डाइपोल होते क्या हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर HCl बना हुआ है। HCl में क्या होता है, जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और जो H है यानी कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ये खास बात होती है कि वो अपनी तरफ चार्ज को खींचता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि क्लोरीन की ओर अधिक आवेश घनत्व है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, यानी कि क्लोरीन की तरफ एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, जिसे हमने डेल्टा माइनस से दर्शाया है। जो डेल्टा माइनस होता है वो एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहलाता है, जिसकी स्ट्रेंथ यानी कि जो उसकी ताकत है वो नेगेटिव चार्ज से थोड़ी सी कम होती है। तो HCl में पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया, इसको कहते हैं स्थायी द्विध्रुव यानी कि परमानेंट डाइपोल। अब होता क्या है, ये जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं। तो होता क्या है, जब हम HCl को लाइन में रखते हैं तो क्लोरीन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इस आकर्षण को कहते हैं द्विध्रुव बल। यह बल लंदन बल की तुलना में प्रबल होते हैं, लेकिन आयन बल की तुलना में दुर्बल होते हैं। और लंदन बल की तुलना में ये प्रबल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थायी द्विध्रुव बनता है और स्थायी द्विध्रुव अस्थायी द्विध्रुव से ज़्यादा प्रबल होते हैं, इसीलिए लंदन बल की तुलना में द्विध्रुव बल प्रबल होते हैं। और आयन बल की तुलना में ये दुर्बल क्यों होते हैं, क्योंकि जहाँ पर आयन बन जाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आयन होता है उसकी जो ताकत होती है वो पार्शियल चार्ज से ज़्यादा होती है। इस वजह से द्विध्रुव बल आयन बल की तुलना में दुर्बल होते हैं। अब बात करते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल की। यहाँ पर क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणु वैद्युत उदासीन अणु के इलेक्ट्रॉनिक अभ्र को विकृत करके द्विध्रुव प्रेरित कर देता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक स्थायी द्विध्रुव वाला अणु रखा हुआ है, उसके बगल में एक अध्रुवित अणु रखा हुआ है। अध्रुवित अणु क्या होता है, ये ऐसा अणु होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये बिना चार्ज वाला अणु होता है। उसके बगल में हम एक स्थायी द्विध्रुव वाला अणु रखते हैं। स्थायी द्विध्रुव वाले अणु को साइड में रखने के कारण जो अध्रुवित अणु है उसमें कुछ चार्ज उत्पन्न होता है और ये चार्ज पार्शियल चार्ज होता है। और जैसे ही वो चार्ज उत्पन्न हुआ तो आप देख सकते हैं नीचे वाले फोटो में AB रखा हुआ है, AB में B के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और जो अध्रुवित अणु है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी आकर्षण को कहते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। उच्च ध्रुवीयता आकर्षण बलों की शक्ति में वृद्धि करती है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन आबंध की, जो कि इन चारों बलों में से सबसे ताकतवर बल है। हाइड्रोजन बल की खास बात यह होती है कि यह NO तथा F द्वारा दिखाया जाता है। N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन और F मतलब फ्लोरीन। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी किसी सॉल्यूशन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कोई भी एक एटम मौजूद होगा और साथ में हाइड्रोजन भी होगा, तो वहां पर इन तीनों में से कोई भी जो एटम है जो वहां पर मौजूद है वो हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आबंध और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। कई बार जो शेप होती है किसी भी अणु की या किसी भी मॉलिक्यूल की, वो हाइड्रोजन आबंध के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। हाइड्रोजन आबंध की ऊर्जा 10 से 100 किलोजूल पर मोल के मध्य होती है। ये पॉइंट मैंने आपको अभी अभी बताया, अधिकतर यौगिकों, संरचना तथा गुणों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण बल है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो हाइड्रोजन आबंध की ये सब बातें थी, ये आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। हाइड्रोजन आबंध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के उद्देश्य से, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है और आपको ये आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतराण्विक बलों की।
जो कि हम कर ही रहे हैं अभी, लेकिन हम थोड़ी और आगे उनमें थोड़ी बात करते हैं। अणुओं के मध्य एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण भी होता है। मतलब अभी तक हमने जितने भी अंतराण्विक बल पढ़े, जो कि हमने वांडर वॉल बल पढ़े, वो सारे आकर्षण बल थे, लेकिन अणुओं के मध्य एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण भी होता है, यानी कि रिपल्शन भी होता है। दो परमाणुओं के बीच दूरी घटने से उनके बीच प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। जैसे दो अणु हैं, अणुओं में बाहरी सतह पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, जब अणु पास पास आते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज भी पास पास आता है, और जो सेम चार्ज होते हैं उनकी यह प्रवृत्ति होती है कि वो एक दूसरे को दूर दूर भेजते हैं, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दो परमाणुओं के बीच दूरी घटने से उनके बीच प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। यही कारण है कि द्रव एवं ठोस को संपीड़ित यानी कि कंप्रेस करना कठिन होता है। आपने देखा होगा कि जैसे जो द्रव होते हैं, यानी कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, पानी, जूस वगैरह, और जो ठोस होते हैं जैसे कि पत्थर या लकड़ी, इनको कंप्रेस नहीं कर पाते हम। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि द्रव जो होते हैं और जो ठोस होते हैं उनके बीच जो दूरियां होती हैं अणुओं में, वो बहुत ही कम होती है, और अगर आप उससे दूरी और कम करोगे तो अणुओं के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगे, और रिपल्सिव फोर्सेस जैसे ही लगेंगे वो आपको उस द्रव या फिर उस ठोस को कंप्रेस करने नहीं देंगे। यही कारण है कि हम उनको संपीड़ित नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे ऊष्मीय ऊर्जा की। एक पदार्थ के अणु की गति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ऊष्मीय ऊर्जा, जिसे हम अंग्रेजी में थर्मल एनर्जी कहते हैं, वो इसलिए जनरेट होती है या फिर इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अणु गति करते हैं। यह पदार्थ के ताप के समानुपाती होता है। मान लीजिए मैं एक अणु को 100 डिग्री सेल्सियस में गति करवा रहा हूँ और एक अणु को मैं 10 डिग्री सेल्सियस में गति करवा रहा हूँ, तो 100 डिग्री वाला जो अणु होगा, जो 100 डिग्री के टेम्परेचर में गति कर रहा है, उसमें ऊष्मीय ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होगी, और जो 10 डिग्री में गति कर रहा है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा कम उत्पन्न होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है। यह द्रव के कणों की औसत गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का माप होती है। तो आप ये 3 पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आंतराण्विक बल बनाम ऊष्मीय ऊर्जा की। आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे होंगे। पहला चित्र है जिसमें लिखा है अंतराणु अन्योन्य क्रिया की पूर्व प्रभाविता, यानी कि अगर हम अंतराणु अन्योन्य क्रिया के नजरिए से देखें तो गैस में सबसे कम अंतराणुक अन्योन्य क्रिया होती है, फिर उससे ज्यादा द्रव में होती है, फिर उससे ज्यादा ठोस में होती है। वहीं अगर हम ऊष्मीय ऊर्जा की पूर्व प्रभाविता देखें तो सबसे ज्यादा गैस में होती है, उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम ठोस में होती है। अंतराण्विक बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अणुओं को पास पास रखता है। ये चीज हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी कि जितने भी अंतराण्विक बल हैं वो लगभग सारे के सारे वांडर वॉल बल यानी कि आकर्षण बल हैं। तो आकर्षण बलों का काम यही होता है कि वो अणुओं को पास पास रखे, लेकिन जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो अणुओं की गति से आती है, यानी कि जितना ज्यादा अणु गति करेंगे उतनी ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मीय ऊर्जा का काम होता है अणुओं को दूर दूर रखने का, यानी कि अगर कहीं पर ये बताया गया है कि इन अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ये अपनी बात रख देंगे कि अणु दूर दूर होंगे। द्रव्य की 3 अवस्थाएं अणुओं के अंतराण्विक बलों तथा ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। अभी आने वाले समय में हम कुछ प्रकार के द्रव्य पढ़ेंगे, तो वो जो द्रव्य हैं वो अणुओं के अंतराण्विक बलों तथा ऊष्मीय ऊर्जा के बीच जो एक बैलेंस बना रहता है उसका ही एक परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पाठ का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने अंतराण्विक बलों के बारे में पढ़ा, इसमें हमने 4 प्रकार के बल पढ़े। उसके बाद हमने ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई ही चीज़ें समझ आई होंगी, और मैं आपको यह सजेशन दूंगा कि आप इन सब चीज़ों को घर जाके दोबारा से अपनी रासायनिक विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा।
आने वाली वीडियो में हम सबसे पहले गैसीय अवस्था के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आदर्श गैस समीकरण के बारे में बात करेंगे और आखिरी में हम गैसीय पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम कार्य ऊर्जा और शक्ति अध्याय को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हम परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में पढ़े थे और परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को भी जाना था। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा को पढ़ेंगे और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपने पहले विषय के साथ शुरुआत करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा के बारे में। दोस्तों, स्थितिज शब्द किसी कार्य को करने की संभावना या क्षमता को व्यक्त करता है। स्थितिज ऊर्जा की धारणा संग्रहित ऊर्जा से संबंधित है। चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। किसी खींचे हुए तीर कमान के तार डोरी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जब इसे ढीला छोड़ा जाता है तो तीर तीव्र चाल से दूर जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है। उनकी स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जब ये भ्रंश रेखाएं फिर से समायोजित हो जाती है तो भूकंप आता है। इस प्रकार किसी भी पिंड की स्थितिज ऊर्जा मतलब संचित ऊर्जा उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण होती है, या किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आइए जानते हैं किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ने पर इसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में निमुक्त होती है। आइए स्थितिज ऊर्जा की धारणा को एक उदाहरण से समझते हैं। चित्र को देखिए और समझिए। पृथ्वी की सतह के समीप m द्रव्यमान की एक गेंद पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल mg है। यदि m द्रव्यमान की बॉल को पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्व बल m गुणित g नीचे की दिशा में कार्य करता है। आइए इसे और समझते हैं। बॉल को उठाने के लिए गुरुत्व बल के लिए विपरीत कार्य किया जाता है। अतः किया गया कार्य W बराबर बल गुणित विस्थापन, जिसे हम mg गुने h बराबर mgh लिख सकते हैं। अब mgh कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम EP से निरूपित करते हैं, जो कि उसका सूत्र होगा mgh, यहाँ g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। अब यदि h को परिवर्ती लिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल F h के सापेक्ष VH ऋणात्मक अवकलज के समान है। F बराबर माइनस dy/dh, V ब्रैकेट में h बराबर माइनस mg होता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर है। अब इसी समीकरण में दोनों तरफ 1/2m से गुना करने पर हमें नया समीकरण मिला है, जो है 1/2 mv² बराबर mgh। आप इसे अपने कॉपी में लिख ले। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा
गणितानुसार स्थितिज ऊर्जा Vx को परिभाषित किया जाता है यदि Fx को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। Fx बराबर -dV/dx, जिसे वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति के सापेक्ष समाकलन करने पर हमें समीकरण मिलता है। ब्रैकेट में जो समीकरण लिखा हुआ है उसे आप अपने कॉपी में लिख ले। हमें समीकरण क्या मिलता है? समाकलन xi to xf fx dx बराबर माइनस समाकलन vi to vf dv बराबर vi माइनस vf। इसे आप अपने कॉपी में लिख ले। आइए अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित है। कोई पिंड का स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल यांत्रिक ऊर्जा का चित्र में दिखाया गया है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। कोई पिंड का स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल यांत्रिक ऊर्जा का आलेख दिखाया गया है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के बारे में। किसी अयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है न ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल सकती है और यांत्रिक कार्य से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार घर्षण बल की अनुपस्थिति में अर्थात संरक्षी बल के प्रभाव में किसी भी पिंड या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है या संरक्षित रहती है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा से अभिप्राय है गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग। अतः किसी पिंड या निकाय की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग नियत बना रहता है। इसे ही यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। आइए ऊर्जा संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे नजर डालते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की कुल ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है, नियत रहती है। इसे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा के फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है। अतः यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होगा E बराबर PE प्लस KE, जहां E यांत्रिक ऊर्जा को दर्शाता है, PE स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है और KE गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। इस अनुसार हमें एक और समीकरण मिलता है E बराबर mgh प्लस 1/2 mv²। अतः जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और जब स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर लिया है। एक बार फिर से जानते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा को जाना और इसके बाद
यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के बारे में सीखा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को अध्ययन करेंगे और उसके बाद ऊर्जा के विभिन्न रूप को भी जानेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक आप अपने NCERT भौतिकी विज्ञान की पुस्तक से पाठ कार्य ऊर्जा और शक्ति को विस्तार से समझें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन की और आखिरी में हम पढ़ेंगे शोधन। तो आइए शुरू करते हैं धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE। ये इक्वेशन आपने पहले भी देखी होगी। यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो गिब्स ऊर्जा है और यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रोड विभव है। उस रिडॉक्स अभिक्रिया का जो तंत्र में हो रही है, मतलब जो सिस्टम में जो भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, ये उसका इलेक्ट्रोड विभव या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है, इसलिए उनका अपचयन कठिन होता है। अभी आपके सामने एक चित्र आया होगा जिसमें गलित Al2O3 प्लस Na3AlF6 यानी कि मॉल्टन Al2O3 प्लस Na3AlF6 इसका मिक्सचर मौजूद है और इसके ऊपर एक कॉपर क्लैंप लगा हुआ है जिसमें ग्रेफाइट का एनोड है। तो ये जो एक आप चित्र देख रहे हैं अपने सामने, इसमें जो ग्रेफाइट है वो एनोड की तरह काम कर रहा है और जो कार्बन की परत है वो कैथोड की तरह काम कर रही है। एल्यूमिनियम धातु कर्म में शुद्ध Al2O3 में Na3AlF6 या फिर CaF2 मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण गलनांक कम हो जाता है और इसमें चालकता आ जाती है, मतलब कंडक्टिविटी आ जाती है। ये जो Al2O3 है इसका हम एक मिक्सचर बनाते हैं Na3AlF6 या फिर CaF2 के साथ। अब क्या होता है, यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। उस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम मॉल्टन स्टेट में बाहर आ जाता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जो गलित एल्यूमिनियम है वो हमने एक छोटे से पाइप के थ्रू बाहर निकाल लिया है। ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, मतलब कि ये इसको हम अभी ब्रेक करेंगे और इसको अलग अलग करके देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है। लेकिन आप ये रिएक्शन 2Al2O3 प्लस 3 कार्बन गिव्स 4Al प्लस 3 CO2 अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वैद्युत अपघटन की यह विधि हॉल हेरोल्ड प्रक्रम के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो इसको हॉल हेरोल्ड प्रक्रम या फिर अंग्रेजी में हॉल हेरोल्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। गलित द्रव्य का वैद्युत अपघटन एक वैद्युत अपघटनी सेल में कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके किया जाता है। आप यहाँ पर कैथोड और एनोड की जो रिएक्शंस हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में उनको बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती है। कैथोड की जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं Al3+ जो कि मॉल्टन स्टेट यानी कि गलित स्टेट में है, प्लस 3 इलेक्ट्रोड गिव्स Al लिक्विड। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है उसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। और एनोड की रिएक्शन को देखें तो इसमें जो है कार्बन सॉलिड स्टेट में है, उसका रिएक्शन होता है O2- से जो कि एक मॉल्टन स्टेट में है।
उसका रिएक्शन होता है O2 माइनस से, जो कि एक गलित स्टेट में है, और वो हमें देता है CO, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, +2 इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ एक और रिएक्शन है जो है कार्बन के साथ 2 O2 माइनस का रिएक्शन, जो हमें देता है CO2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं नीचे वाली जो रिएक्शन है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, और ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दे रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है, वो भी मॉल्टन स्टेट में, यानी कि गलित स्टेट में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की। तो लवण जल से क्लोरीन का निष्कर्षण ऑक्सीकरण के द्वारा किया जाता है। अब ये लवण जल क्या होता है, अंग्रेजी में इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक नॉर्मल नमक और पानी का मिश्रण होता है। इसकी जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, 2Cl- aqueous + 2H2O liquid gives us 2OH- aqueous + H2 gas + Cl2 गैस। तो ये रिएक्शन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा G0 की मात्रा +422 किलोजूल होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो -2.2 वोल्ट होता है। तो यह होता है ऑक्सीकरण अपचयन। आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लीजिए और ये रिएक्शन अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और साथ ही डेल्टा G0 और E0 की वैल्यूज़ भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शोधन की। देखिए, अभी तक हमने बहुत सारे तरीके देखे प्योर मेटल को निकालने के, लेकिन क्या होता है जब हम एकदम शुद्ध मेटल को निकाल लेते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं और कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो अभी भी हमारे मेटल के अंदर लगे होते हैं, वो पूरी तरह नहीं निकलते। तो उनको निकालने के लिए जो तरीका है उसको शोधन कहते हैं। तो शोधन में कई प्रकार के तरीके होते हैं, एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका है आसवन, दूसरा तरीका है द्रवगलन परिष्करण, तीसरा तरीका है वैद्युत अपघटन, चौथा तरीका है मंडल परिष्करण, चीज़ है कि हमें पता कैसे चले कि कोई रिएक्शन एनोड की है या फिर कैथोड की। जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड की रिएक्शन है, और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड की रिएक्शन होती है। तो ये होता है वैद्युत अपघटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए क्योंकि इसे परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं मंडल परिष्करण की। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों तथा अन्य अतिशुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये मंडल परिष्करण है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं वाष्प प्रावस्था परिष्करण की।
इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है तथा वाष्पित यौगिक को एकत्र कर लेते हैं। इसके बाद विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। वाष्प प्रावस्था परिष्करण करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है उसे कहते हैं मॉन्ड प्रक्रम। इसमें जो इम्प्योर निकल होता है इसको हम कार्बन के साथ 330 से लेके 350 केल्विन के बीच में गर्म करते हैं। ये हमें NiCO4 देता है। फिर हम इस NiCO4 को 450 से लेके 470 केल्विन के बीच दोबारा से गर्म करते हैं, तो हमें जो ये Ni देता है वो प्योर Ni होता है। ये होता है मॉन्ड प्रक्रम। उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है उसे कहते हैं वॉन आर्केल विधि। इसमें हम Zr और I2 को रिएक्ट करवाते हैं और ये रिएक्शन भी हीटेड रिएक्शन होती है, मतलब इसमें हम इन दोनों को गर्म करते हैं। इससे हमें Zr मिलता है। फिर उस Zr को दोबारा से हम गर्म करके Zr और I2 में ब्रेक कर देते हैं और इससे जो हमें Zr मिलता है वो प्योर Zr होता है। तो ये है मॉन्ड प्रक्रम और वॉन आर्केल विधि। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और दोनों की इक्वेशंस भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद हमने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने शोधन के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई की सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप घर जाकर रसायन विज्ञान की NCERT से दोबारा से इन चीज़ों को पढ़िएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम बात करेंगे बायो-सावर्ट नियम की, जिसके बाद देखेंगे उसके कुछ अनुप्रयोग। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने ये तो जाना था कि एक धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जिसकी दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से समझा जा सकता है। लेकिन इस चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? तो दोस्तों, ये जानने के लिए जीन बैप्टिस्ट बायो और फेलिक्स सावर्ट ने एक नियम दिया जिसे कहा जाता है बायो-सावर्ट नियम, और इसी नियम की सहायता से हम किसी धारावाही चालक के इर्द गिर्द किसी भी एक बिंदु पर चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नियम आखिर कहता क्या है। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार चालक के इर्द गिर्द किसी भी एक बिंदु पर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के आनुपातिक होता है, यानी कि dB आनुपातिक है I के। इसके अतिरिक्त चालक के अति अल्प अवयव के आनुपातिक होता है, यानी dB आनुपातिक है एक अति अल्प अवयव dL के, जिसे यहाँ इस लाल रंग से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और अति अल्प अवयव तथा अवलोकन बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण यानी थीटा के आनुपातिक होता है, यानी dB आनुपातिक है साइन थीटा के। और अंत में अति अल्प अवयव तथा अवलोकन बिंदु के बीच की दूरी यानी आर्क के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी
dB आनुपातिक है 1/r⁴ के। अब इन सभी खंडों को जोड़कर लिखा जाए तो आता है dB आनुपातिक है I/dl sin θ/r⁴। और अगर हम आनुपातिकता का चिन्ह हटा दें तो हमें रखना पड़ता है एक स्थिरांक k, जो चालक और अवलोकन बिंदु के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी dB बराबर होगा k/I/dl sin θ/r⁴। दोस्तों यहाँ पर k का मान होता है μ0/4 जो बराबर होता है 10⁻⁻7 टेस्ला प्रति एम्पियर मीटर के। इसके अलावा μ0 को कहा जाता है मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता नियतांक। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र dB के व्यंजक में हम k का मान रखें तो चुंबकीय क्षेत्र dB आता है μ0/4 पाई गुणा I/dl sin θ/r⁴। या इसे लिख सकते हैं कि dB बराबर होगा μ0/4 पाई गुणा I/dl क्रॉस r⁻/r⁴। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B निकालने के लिए हम dB को संकलित करेंगे, यानी B बराबर होगा μ0/4 पाई इंटीग्रेशन I/dl क्रॉस r/r⁴। आइए अब समझते हैं बायो-सावर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि इस नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले किसी एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर। तो दोस्तों यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक वृत्ताकार पाश जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या है a। इस पाश में एक विद्युत धारा I बाईं से दाईं ओर प्रवाहित होती है। तो इस पाश पर एक छोटे से अवयव dl की वजह से केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। अब अगर इस छोटे से अवयव के लिए हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि त्रिज्या सदिश जो परासी है और dl सदिश जो पाश के किसी भी बिंदु पर एक तिर्यक की दिशा में होगा, और ये दोनों ही सदिश यानी कि dl और r एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि dl क्रॉस r बराबर होगा dl के। इसका मतलब dB आएगा μ0/4 पाई I/dl/a⁴। अब अगर पूरे पाश की वजह से केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें इस व्यंजक को पूरे वृत्त के लिए संकलित करना होगा, यानी कि B बराबर होगा इंटीग्रेशन μ0/4 पाई I/dl/a⁴। और यहाँ पर बचेगा μ0/4 पाई I/a⁴ इंटीग्रेशन dl। तो दोस्तों यहाँ पर dl को संकलित कर प्राप्त होगी वृत्त की परिधि, यानी कि B आएगा μ0/4 पाई I/a⁴ गुणा 2 पाई a, जिसे हल करने पर B आता है μ0I/2a। आइए अब दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, जिसमें हमें किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक वृत्ताकार पाश जिसकी त्रिज्या a और जिसका केंद्र O है, और इसमें कुछ विद्युत धारा I इस दिशा में प्रवाहित होती है, और ये पाश इस स्क्रीन के लंबवत तल में है, जबकि इसका अक्ष इस स्क्रीन के तल में ही है। अब मान लीजिए कि इस अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें इस पाश की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को मापना है। तो ऐसा करने के लिए हम पाश पर कोई अति अल्प अवयव xy मान लेते हैं, जो P से r दूरी पर है।
और इस अवयव और बिंदु P के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। अब इस अवयव की वजह से बिंदु P पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। अब ठीक इसी की जैसे अगर हम एक और अवयव x डैश y डैश माने जो पाश में नीचे की ओर है, तो उस अवयव की वजह से बिंदु P पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB डैश, जो परिमाण में dB के ही बराबर होगा, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होगी। तो इसके लिए हम इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को तल के अक्ष की दिशा में लिख लेते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर अक्ष की दिशा में यह होगा dB cos थीटा, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने की वजह से कट जाएंगे, जबकि क्षैतिज अक्ष की दिशा में यह होगा dB sin थीटा, जो समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि पूरे पाश की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा वो होगा dB sin थीटा। यानी कि कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें इसे पूरे पाश के लिए समकलित करना होगा, अर्थात B बराबर होगा इंटीग्रेशन dB sin थीटा, यानी कि म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटीग्रेशन I dl sin थीटा बटे r की घात 2, या B बराबर होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I sin थीटा बटे r की घात 2 इंटीग्रेशन dl। और दोस्तों dl को पूरे पाश के लिए समकलित करें तो वो आएगा इस पाश की परिधि, यानी 2 पाई a। इसका मतलब B होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I साइन थीटा बटे r की घात 2 गुणा 2 पाई a। अब अगर हम त्रिभुज OPC में देखें तो साइन थीटा आता है a बटे r, यानी कि B आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I a बटे r की घात 2 r गुणा 2 पाई a, जिसे हल करने पर B आता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 पाई I a की घात 2 बटे r की घात 3। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से r को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट a की घात 2 जमा x की घात 2 की घात 1 बटे 2, जिसे ऊपर वाले समीकरण में रखने पर b आता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 पाई I a की घात 2 बटे a की घात 2 जमा x की घात 2 की घात 3 बटे 2। आइए दोस्तों अब आज ही के विषयों पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पाश क्षैतिज तल में है। 2 एम्पीयर की विद्युत धारा इसके माध्यम से बहती है। विद्युत धारा के कारण पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमें एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिसके लिए हमें दिया हुआ है कि विद्युत धारा I है 2 एम्पीयर और त्रिज्या A है 8 सेंटीमीटर, यानी 0.08 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे a की घात 2 ब्रैकेट 2 पाई a, जहां पर म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर है 10 की घात ऋणात्मक 7 टेस्ला प्रति एम्पीयर मीटर के। अब इस व्यंजक में सभी राशियों का मान रखने और इसे हल करने पर b आता है 1.57 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4 टेस्ला। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा बायो सावर्ट नियम और इसके बाद देखे बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमने प्राप्त किया एक वृत्तीय या वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाद पाश के
अक्ष पर किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और विषयों की, जो हैं एम्पीयर परिपथीय नियम, इसके अलावा परिनालिका और टॉरॉइड की। तब तक के लिए गुड बाय। Telekovic ka na rin. Yan na. Alam mo. सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।